एक बार फिर से स्वागत है आपका यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग का वीडियो नंबर 3 होने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में पोषण कैसे होता है, चलिए समझते हैं। तो अमीबा में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, तो चलिए समझिए। अमीबा में पोषण कैसे होता है, तो बोल सकते हैं हम कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव। इसमें मुंह जैसी जो होती है कोई संरचना नहीं होती है। अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है और अमीबा में मुंह जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। अमीबा में इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो काफ़ी लचीली होती है और यह झिल्ली जो होता है वो किसका बना हुआ होता है, कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन का। इसको आपको ध्यान रखना है कि अमीबा का जो कोशिका झिल्ली होता है वो किसका बना होता है, तो लिपिड और प्रोटीन का। क्योंकि अभी इसका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे तो उसमें आपको जो है बताना पड़ेगा कि अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किसकी बनी हुई होती है। तो अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है वो बनी होती है लिपिड तथा प्रोटीन की। याद रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि अमीबा कैसा जीव है। अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है, इसमें मुंह जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो काफ़ी ज़्यादा लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है और यह जो झिल्ली होती है वो कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। चलिए अब आगे समझते हैं। कोशिका झिल्ली जो होता है, देखिए यहाँ पे फोटो भी बना हुआ है, चलिए फोटो के माध्यम से भी समझ लेते हैं। तो ये अमीबा का फोटो है, ये जो फोटो है वो अमीबा का है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाला जो फोटो है वो अमीबा का फोटो है। तो ये फोटो जो है वो अमीबा का फोटो है। अमीबा में इसमें देखिए ये वाला जो है ये केंद्रक है और ये है खाद्य कण। यहाँ पे कोई मान लीजिए कि भोजन है और ये अमीबा है। तो अमीबा में जो मुंह जैसी कोई संरचना नहीं होती है, ये कोशिका झिल्ली होता है। अब अमीबा जो होता है, अमीबा क्या करता है, तो देखिए इस तरह का संरचना बनाता है अमीबा। इस तरह का संरचना बनाता है। इसी संरचना को बोलते हैं पदाव अथवा कुटपाद। तो अमीबा जो है अपना भोजन जब ग्रहण करने वाला होता है तो कौन सी संरचना का निर्माण करता है, तो ध्यान रखिएगा। अमीबा जब भोजन ग्रहण करने वाला होता है तो पदाव या कुटपाद नामक जो है संरचना बनाता है। पदाव या कुटपाद नामक संरचना बनाता है। फिर उसके बाद से अंततः जो है खाद्य कण जो होता है वो अमीबा के अंदर उसके खाद्य रिक्तिका में चला जाता है और इस प्रकार अमीबा में जो है भोजन जाके पच जाता है। तो इस तरह से होता है अमीबा में पोषण। चलिए, तो अमीबा में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कैसे होती है, अभी आपको फिगर के माध्यम से भी समझाएं और ये लिखा हुआ भी है, इसको भी समझते हैं कि अमीबा में जो है भोजन की प्रक्रिया कैसे होती है। तो भोजन ग्रहण करने की विधि क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि अमीबा अपने आसपास जब किसी भोजन को देखता है तब उसकी जो लचीली कोशिका झिल्ली होती है उस झिल्ली से भोजन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है। अमीबा जो होता है उस भोजन को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है और अंततः भोजन को अपने शरीर के अंदर क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। और महत्वपूर्ण नाम है इस विधि का, इसका नाम है कि इस विधि को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस या कुटपाद विधि कहा जाता है। तो इसको एकदम, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखना है कि अमीबा के भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहा जाता है। तो अमीबा के भोजन ग्रहण करने की विधि को कहा जाता है कुटपाद विधि या एंडोसाइटोसिस जो है कहा जाता है। तो चलिए एक बार फिर से इसका परिभाषा हम लोग याद करने का प्रयास करते हैं। आपके एग्जाम में ये 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अमीबा में पोषण की विधि का सचित्र वर्णन करें। तो 2 नंबर में ये पूछा जाता है 2 मार्क्स में। तो इसको एकदम से अब याद कर लीजिए और समझ लीजिए। चलिए आपको बताते हैं कैसे इसको एग्जाम में लिखना है। हम बोल सकते हैं कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में भोजन ग्रहण करने के लिए मुंह जैसी कोई भी संरचना नहीं होती है। जब अमीबा किसी भी भोजन को अपने आसपास देखता है तो वह उस भोजन को अपनी लचीली कोशिका झिल्ली के द्वारा चारों तरफ से घेरना शुरू कर देता है और अंततः उस भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेता है। और अमीबा के भोजन ग्रहण करने की इसी विधि को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस या कुटपाद विधि कहते हैं। तो जैसे हम सुनाए हैं वैसे आपको भी याद करना है और एग्जाम में लिखना है। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, चलिए समझिए। पोषण का प्रकार, अमीबा में जो है पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, बन सकता है कि अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो अमीबा जो होता है वो किसी भी भोजन को ठोस अथवा तरल पदार्थ के रूप में जो है ग्रहण करता है। अमीबा किसी भी भोजन को ठोस अथवा
तरल पदार्थ के रूप में जो है मानव के जैसा ग्रहण करता है। तो मनुष्य में जो होता है वो प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। पहले वाले वीडियो में इसके बारे में बताए थे, अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो अमीबा जो होता है वो ठोस अथवा तरल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि अमीबा में जो है वो प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। एक और जीव होता है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है इसकी आकृति चप्पल के जैसी होती है, चप्पल के जैसी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चप्पल के जैसी आकृति किस जीव का होता है। तो चप्पल के जैसी आकृति होता है पैरामीशियम का होता है। गति, पैरामीशियम में जो होता है वो गति कैसे होता है, तो पैरामीशियम जो होता है, पैरामीशियम गति करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला ये दो संरचनाओं का जो है इसका संरचना का जो है उपयोग करता है। अमीबा जो पैरामीशियम होता है उसका आकृति जो होता है वो चप्पल के जैसा होता है, ऐसे होता है, और इसमें जो है इस तरह का बाल जैसा संरचना बना हुआ होता है। बाल जैसे इसी संरचना को हम लोग कहते हैं सीलिया और फ्लैजेला। तो याद रखना आपको कि पैरामीशियम जो होता है वो गति करने के लिए किसका उपयोग करता है, तो पैरामीशियम जो होता है वो गति करने के लिए सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचना का उपयोग करता है। और चप्पल के जैसी आकृति किसकी होती है, तो चप्पल के जैसी आकृति होती है पैरामीशियम की। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। चलिए कुछ क्वेश्चन है, चलिए इसको बनाते हैं। अभी जैसा कि आपको बताए हैं, चलिए बताइए। क्वेश्चन है कि अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है वो किन कार्बनिक अणुओं की बनी होती है। अभी आपको तुरंत हम अमीबा के बारे में समझाए हैं। तो चलिए अगर बढ़िया से ध्यान से वीडियो को देखे होंगे तो जरूर इसका जवाब दे पाइएगा। बताइए अमीबा की कोशिका झिल्ली जो होती है वो किन कार्बनिक अणुओं की बनी हुई होती है। केवल कार्बोहाइड्रेट या केवल लिपिड तथा प्रोटीन या केवल प्रोटीन। तो अभी आपको बताए थे कि अमीबा की जो कोशिका झिल्ली होती है वो लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, अमीबा की कोशिका झिल्ली। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए, इस प्रश्न को बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताइए इस प्रश्न को। क्वेश्चन है कि अमीबा के भोजन ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। अमीबा के भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने है, प्रकाश संश्लेषण, एंडोसाइटोसिस या कुटपाद विधि, उत्सर्जन या श्वसन। चलिए बताइए अमीबा के भोजन ग्रहण करने की विधि को क्या कहते हैं। अगर आप वीडियो को अच्छा से देखे होंगे तो जरूर आपको यह समझ में आया होगा कि अमीबा के भोजन ग्रहण करने की विधि को हम लोग कहते हैं एंडोसाइटोसिस या कुटपाद विधि। एंडोसाइटोसिस या कुटपाद विधि कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है। अभी आपको लास्ट में बताए थे, बताइए मृत जीव पोषण, परजीवी पोषण, स्वपोषी पोषण या प्राणी संपोषी पोषण। अमीबा में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राणी संपोषी पोषण। अमीबा में जो होता है वो प्राणी संपोषी पोषण पाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि पैरामीशियम गति करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। पैरामीशियम जो होता है वो गति करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। अभी आपको बताए थे, बताइए पैरामीशियम गति करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। केवल कुटपाद का, सीलिया तथा फ्लैजेला का, पेशियों का और पंख का, किसका उपयोग करता है। तो पैरामीशियम गति करने के लिए जो होता है वो सीलिया और फ्लैजेला नामक संरचना का जो है उपयोग करता है। कुटपाद नामक संरचना तो बनाता है अमीबा। कुटपाद नामक संरचना कौन सा जीव बनाता है, अमीबा। और सीलिया और फ्लैजेला के बारे में आपको बताए थे अभी कि जो पैरामीशियम होता है इसका आकृति जो होता है वो चप्पल के जैसा होता है। इसका आकृति जो होता है वो चप्पल के जैसा होता है और इस तरह के बाल निकले हुए होते हैं। इसी बाल को जो है इसी को कहते हैं सीलिया और फ्लैजेला। और इसी के माध्यम से जो है पैरामीशियम जो होता है वो गति करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड में 2020 में पूछा गया है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अमीबा में अधिकांश जो पोषण होता है वो कैसे होता है। अमीबा में अधिकांश पोषण, अभी आपको बता दें कि अमीबा में जो होता है वो स्वपोषी पोषण पाया जाता है। लेकिन यहाँ पे सवाल कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, मतलब वो भोजन को निगल जाता है या चबा के करता है, कैसे करता है बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी या स्वपोषी। तो स्वपोषी तो होगा ही नहीं क्योंकि हरे पेड़ पौधों में स्वपोषी पोषण पाया जाता है। सर्वाहारी भी नहीं होगा, शाकाहारी भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्ग्रहण। ये अपनी कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है उसको अंदर खींच लेता है भोजन को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतर्ग्रहण। चलिए आगे देखते हैं अगला कौन सा क्वेश्चन है। चलिए बताइए अगला क्वेश्चन है कि अमीबा जो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, कैसे करता है।
अमीबा जो होता है भोजन का ग्रहण कैसे करता है। तो ये अमीबा का फोटो है और इसमें हम देख सकते हैं, चलिए दूसरा फोटो बनाते हैं। ये अमीबा का फोटो है और इस तरह का जो अमीबा होता है संरचना बनाता है। इसी संरचना को हम लोग बोलते हैं कुटपाद, कुटपाद कहते हैं इसको। इसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। तो क्वेश्चन है कि अमीबा जो भोजन करता है वो अंतर्ग्रहण किसके द्वारा करता है, तो वो भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा जो होता है भोजन का अंतर्ग्रहण करता है, कुटपाद नामक संरचना बनाता है। ये प्रश्न को आपको एकदम ध्यान में रखना है कि कुटपाद नामक संरचना कौन सा जीव बनाता है। पादाभ या कुटपाद नामक संरचना कौन सा जीव बनाता है, तो कुटपाद या पादाभ नामक संरचना जो होता है वो आपका अमीबा बनाता है। बिहार बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है। चलिए समझिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए है। जो पहले जो दो वीडियो बनाया गया था उसी वीडियो में का कुछ प्रश्न जो है रह गया था, तो उसका भी प्रैक्टिस आपको करा दे रहे हैं। चलिए समझिए, बताइए। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। 2013 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके और इस वाले वीडियो को जरूर देखिए कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसका पूरा वर्णन किया गया है, उसमें पूरा अच्छे से बताया गया है। चलिए बताइए, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, ऑक्सीजन कैसे बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको बताए थे कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है ग्लूकोज का, जल का और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। उसका रासायनिक समीकरण भी आपको बताए थे, 6CO2 प्लस 12H2O। और तीर पे क्या लिखते हैं, तीर पे लिखते हैं सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। और क्या लिखते हैं, और लिखते हैं क्लोरोफिल। तो पेड़ पौधों में क्या बनता है, तो पेड़ पौधों में बनता है C6H12O6। और क्या बनता है, साथ में बनता है जल। और क्या बनता है, साथ में ऑक्सीजन बनता है। तो क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें ऑक्सीजन, ये वाला जो ऑक्सीजन बना हुआ है, ये ऑक्सीजन इधर से जल से बना हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल। पेड़ पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो ऑक्सीजन का मूल स्रोत होता है वो जल होता है। जल से जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, जल से जो है ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम्मोहन उत्तक है, 2021 में पूछा गया। बताइए निम्नलिखित में कौन जो है सम्मोहन माना होता है चीजों को ढोने वाला, कौन से ऐसे उत्तक हैं जो चीजों को ढोने वाले हैं, बताइए। तो सम्मोहन उत्तक के रूप में एक आता है फ्लोएम और एक आता है जाइलम। फ्लोएम और जाइलम के बारे में आपको प्रकाश संश्लेषण में हमने बताया था। फ्लोएम बताइए क्या होता है, आपको बताया भी थे कि एफ से होता है फूड, और फूड मतलब होता है भोजन, फूड मतलब होता है भोजन, और एफ से होता है फ्लोएम, एफ से होता है फ्लोएम। पेड़ पौधों में भोजन का जो परिवहन होता है वो फ्लोएम उत्तक करता है, और ये भोजन का परिवहन करता है द्विदिशीय करता है, यानी दोनों दिशाओं में, या इसको हम बोल सकते हैं बहुदिशीय करता है, यानी कि चारों दिशाओं में ये भोजन का जो है परिवहन करता है। पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पेड़ पौधों में भोजन के रूप में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और याद रखना है कि ज से जाइलम होता है और ज से होता है जल। तो ज से जाइलम होता है और ज से होता है जल। तो पेड़ पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो कौन सा उत्तक करता है, जाइलम उत्तक करता है। पेड़ पौधों में जल का परिवहन जो होता है वो जाइलम उत्तक करता है। तो क्वेश्चन है कि सम्मोहन उत्तक कौन है, सम्मोहन उत्तक किसमें से कौन है, तो फ्लोएम भी हो जाएगा सम्मोहन उत्तक, क्योंकि ये पेड़ पौधों में भोजन का परिवहन करता है, पेड़ पौधों में ये भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम जो होता है पेड़ पौधों में जल का परिवहन करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है सम्मोहन उत्तक के उदाहरण है। चलिए अब आगे समझते हैं, अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है कब होता है, 2022 में पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है या रात में होता है या दिन रात दोनों समय होता है या इनमें से कोई नहीं, बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है, फोटोसिंथेसिस। हम सब कोई जानते हैं, आपको पहले वीडियो में हम बता भी चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में जो है सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और सूर्य जो है केवल दिन में ही दिखता है। तो
इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो केवल दिन में होता है, केवल दिन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण जो होता है केवल दिन में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण जो होता है उस प्रक्रम में क्या नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्या नहीं होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए क्या आंसर होगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऑक्सीजन मुक्त होना, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग। बताइए प्रकाश संश्लेषण में इन चारों में से क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण में इन चारों में से क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पानी जो होता है वो टूटता है, पानी टूटता है, पानी टूटेगा तो ऑक्सीजन वगैरह बनता है। और बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, क्या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है? प्रकाश संश्लेषण में बनता है प्रक्रिया के संपन्न होने पे C6H12O6 और बनता है 6O2 और बनता है 6H2O। तो देखिए तो रिएक्शन के कंप्लीट होने पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होने पे कहां यहां पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रहा है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला ऑप्शन जो है ये सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का मुक्त होना, ऐसा नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो है, ऐसा नहीं होता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बताइए। क्वेश्चन है कि किस पौधे में रंध्र जो होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं। किस पौधे में रंध्र जो है अनुपस्थित होता है? रंध्र के बारे में पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे, उस वीडियो को जरूर जाके देखिए। रंध्र जो है किस में अनुपस्थित होते हैं? आम में होता है, हाइड्रिला में होता है, नागफनी में होता है, कनेर में होता है। बताइए रंध्र के बारे में आपको बताए थे, हम थोड़ा सा समझा भी देते हैं कि रंध्र जो होता है वो पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। उन्हीं छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। रंध्र या स्टोमेटा, पेड़ पौधों के पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को हम लोग कहते हैं रंध्र या स्टोमेटा। या 2 कोशिकाओं का बना होता है और उन कोशिकाओं को हम लोग कहते हैं द्वार कोशिका या रक्षी कोशिका या गार्ड सेल। द्वार कोशिकाएं कहां पाई जाती है? रंध्र या स्टोमेटा में या पत्तियों में कह सकते हैं। तो रंध्र जो है किसमें अनुपस्थित होते हैं? कोई भी ऐसा पौधा हो जो जमीन पे है, कोई भी ऐसा पौधा जो जमीन पर है तो उसमें तो रंध्र या स्टोमेटा उपस्थित होंगे। लेकिन कोई ऐसा पौधा है जो जल में है, कोई ऐसा पौधा जो जल में है, तो जल में रहने वाला जो पौधा होगा उसमें रंध्र या स्टोमेटा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका सही जवाब होने वाला है, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब होने वाला है हाइड्रिला। हाइड्रिला जो होता है, हाइड्रिला, ये हाइड्रिला जो पौधा होता है इसके लिए जो है, इसमें जो है रंध्र अनुपस्थित होता है। इसमें जो होता है वो रंध्र क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। कल हम लोग समझने वाले हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है, भोजन का पाचन कैसे होता है, उसके बारे में जो है कल के वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। थैंक यू।